टू फ्रेंड लर्निंग। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर नंबर 3 आवर चेंजिंग अर्थ। तो इसका जो चैप्टर नंबर 1 और 2 है 7th क्लास का ज्योग्राफी का, मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी बना के रख दिया है, आप वो जाके देख सकते हैं। ठीक है, इसमें हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे आवर चेंजिंग अर्थ, यानी कि हमारी बदलती हुई अर्थ। ठीक है, पढ़ते हैं। द लिथोस्फेयर इज ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज लिथोस्फेरिक प्लेट्स, यानी कि आपको पता है लिथोस्फेयर जो है वो अर्थ की टॉप मोस्ट लेयर है। ठीक है, लिथोस्फेयर यानी कि लैंड। ठीक है, तो जो हमारी लिथोस्फेयर है, जो हमारा लैंड है, वो क्या है, वो ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट्स, यानी कि उसके नीचे अगर आप लावा को देखोगे ना, तो लावा पे आपको बहुत बड़ी बड़ी प्लेट्स जो हैं वो लावा पे तैरते हुए देखेंगे, जिनको हम कहते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स, जो कि लिथोस्फेयर को बनाती हैं। ठीक है, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट दीज प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली, यानी कि आप ये सुन के सरप्राइज हो जाओगे कि ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं ये बहुत ज़्यादा धीरे, कुछ ज़्यादा ही धीरे जो हैं, बहुत धीरे धीरे जो है मूव करती हैं। जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर, यानी कि वो एक साल में थोड़े से ही मिलीमीटर्स जो हैं वो मूव करती हैं। ठीक है, मिलीमीटर्स तो सेंटीमीटर से भी छोटा होता है, तो देखो कि वो एक साल में बस कुछ ही मिलीमीटर्स जो हैं मूव करती हैं। ठीक है, तो इतनी धीरे धीरे मूव करती हैं वो। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मॉल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। और ये जो इनकी मूवमेंट होती है ना लिथोस्फेरिक प्लेट्स की, वो भी इसलिए होती है क्योंकि अर्थ के नीचे लावा प्रेजेंट है। मेंटल जो लेयर है उसके अंदर लावा है, तो लावा पे तैरती हैं। द मॉल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन अ सर्कुलर मैनर एज शोन इन द एक्टिविटी, यानी कि जो मॉल्टन मैग्मा है जो कि अर्थ के इनसाइड में है, यानी कि जो अर्थ के अंदर है, जो चैप्टर नंबर 2 है इनसाइड अवर अर्थ, आपने उसमें देखा था ना कि मॉल्टन मैग्मा मेंटल लेयर में प्रेजेंट होता है। तो मॉल्टन मैग्मा जो कि अर्थ के अंदर प्रेजेंट है वो एक सर्कुलर मैनर में, यानी कि गोल 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 घूमता है। ठीक है, जैसे आपको इस एक्टिविटी में दिखाया है। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स कॉजेज चेंजेस इन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, यानी कि ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स की मूवमेंट है उसके वजह से अर्थ के सरफेस पे चेंजेस आते हैं। कैसे चेंजेस? द अर्थ मूवमेंट आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेज विच कॉजेज दैम, यानी कि जो अर्थ की मूवमेंट है वो डिवाइड करी गई हैं किस बेसिस पे? उन बेसिस पे, उन चीज़ों पे, उन फोर्सेस पे, यानी कि उन चीज़ों पे डिवाइड करी गई है जिनसे वो होती हैं। ठीक है, यानी कि अगर वो मैग्मा की वजह से हो रही हैं तो जो एक्टिविटीज़, जो अर्थ के ऊपर की एक्टिविटीज़ हैं वो जो मैग्मा की वजह से हो रही हैं वो एक साइड, और जो दूसरी तरीके से हो रही हैं वो दूसरी साइड, इन बेसिस पे उनको डिवाइड किया गया है। ठीक है, द फोर्सेज विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी कि जो फोर्सेज, यानी कि जो एक्टिविटीज़ जो कि अर्थ के इंटीरियर में, अर्थ के अंदर हो रही है, उनको कहते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस। ठीक है, एंड द फोर्सेज दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि और वो फोर्सेज, वो एक्टिविटीज़ जो कि अर्थ के सरफेस को इफेक्ट करती है उसे कहते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस। ठीक है, एंडो का मतलब इन और एक्सो का मतलब आउट। ठीक है, तो सरफेस पे यानी कि आउट, सरफेस ऑफ द अर्थ यानी कि आउटर पार्ट, तो इसलिए एक्सोजेनिक फोर्सेस, और एंडोजेनिक फोर्सेस यानी कि इंटीरियर। ठीक है, तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो इधर आपको फ्लोचार्ट बनाया हुआ है अर्थ की मूवमेंट्स होती हैं एंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक फोर्सेस में क्या आता है? सडन फोर्सेस, यानी कि जो एकदम सडनली चीज़ें होती हैं, जैसे अर्थ को एक सडनली आता है, वोल्केनोस जो है इरप्ट होता है सडनली, लैंडस्लाइड सडनली होती हैं, तो ये क्या आते हैं? सडन मूवमेंट्स में आता है। एंड एंडोजेनिक फोर्सेस जो हैं, अभी देखो एंडोजेनिक फोर्सेस, अब आप कहोगे कि अर्थक्वेक तो अंदर नहीं आता, अर्थक्वेक तो बाहर आता है। ठीक है, जो वोल्केनो है वो तो अंदर नहीं फूटता, वो तो अर्थ के सरफेस पे फूटता है। तो ये देखो, ये जो जैसे मैंने आपको अभी भी बताया था ना कि अर्थ के जो मूवमेंट्स हैं वो उस बेसिस पे डिवाइडेड हैं कि जिन चीज़ों की वजह से वो हो रही हैं। तो ये जो सडन मूवमेंट्स है, जो अर्थ को एक वोल्केनो और लैंडस्लाइड है ना, ये अर्थ के अंदर की मूवमेंट की वजह से हो रही है, अर्थ के अंदर की मूवमेंट की वजह से हो रही हैं ये। ठीक है, इसलिए एंडोजेनिक फोर्सेस। ओके, तो फिर आता है एंडोजेनिक फोर्सेस में डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस, जैसे कि बिल्डिंग माउंटेन्स। ठीक है, तो ये जो अर्थक्वेक होता है ना, अर्थक्वेक की वजह से माउंटेन्स भी बिल्ड होता है। जैसे ये एक लिथोस्फेरिक प्लेट, ये दूसरी लिथोस्फेरिक प्लेट, जब अर्थक्वेक आता है तो हिलता है ना, तो अर्थक्वेक की वजह से जो दो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं ये एक दूसरे से मिल जाते हैं एंड ऐसा एक वो जो माउंटेन है बना देती हैं। ठीक है, ऐसे बना देती हैं वो दो प्लेट्स मिलके एक माउंटेन। फिर आता है एक्सोजेनिक फोर्सेस। एक्सोजेनिक फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो कि अर्थ के सरफेस पे हो रहे हैं एंड अर्थ के सरफेस को ही इफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि इरोजनल एंड डिपोजिशन। इरोजनल का मतलब क्या होता है? अर्थ के सरफेस से मिट्टी, पानी वगैरह
उड़ना, ठीक है। और डिपोजिशनल होता है कि अर्थ के सरफेस पर मिट्टी पानी वगैरह आना, डिपॉजिट होना, ठीक है। तो ये जो इरोजनल और डिपोजिशनल एक्टिविटीज़ हैं ये अर्थ के सरफेस पर ही होती है और अर्थ के सरफेस को ही इफेक्ट करती है। जैसे रिवर जो है वो अर्थ के सरफेस पे फ्लो करती है और अर्थ के सरफेस को इफेक्ट करती है। विंड जो है अर्थ के ऊपर घूमती है और अर्थ को ही इफेक्ट करती है। सी वेव्स और ग्लेशियर्स भी, ठीक है, ये आते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस में। फिर है एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम्स प्रोड्यूसेस सडन मूवमेंट्स, यानी कि जैसे हमने फ्लो चार्ट में देखा एंडोजेनिक फोर्सेस कभी कभी सडन मूवमेंट्स भी प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि एकदम वाली मूवमेंट जो है प्रोड्यूस करता है। एट अदर टाइम प्रोड्यूसेस स्लो मूवमेंट्स, और कभी कभी स्लो मूवमेंट्स को भी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, यानी कि धीरे वाली। सडन मूवमेंट्स में आते हैं अर्थक्वेक और वोल्केनोज, जो कि एकदम सडनली आते हैं, एकदम अचानक से आते हैं। कॉज मास डिस्ट्रक्शन, यानी कि अर्थ के सरफेस पे वोल्केनोज और अर्थक्वेक जो है वो मास डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं, यानी कि बड़े लेवल पे डिस्ट्रक्शन लाते हैं, ठीक है। अब वोल्केनो इज़ अ वेंट। अब वोल्केनो क्या होता है वो पढ़ने से पहले तो लिथोस्फेरिक प्लेट्स देख लेते हैं। लिथोस्फेरिक प्लेट्स, द अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट्स ऑफ सेवरल, यानी कि जो अर्थ का क्रस्ट है वो बना हुआ है बहुत सी बड़ी और छोटी रिगिड एंड इरेगुलरली शेप प्लेट स्लैब्स विच कैरी कॉन्टिनेंट एंड ओशन फ्लोर्स, यानी कि जो अर्थ का हमारा क्रस्ट है या फिर लिथोस्फीयर कुछ भी कह लो, वो बहुत सी बड़ी और छोटी प्लेट्स जैसी चीज़ों से बना हुआ है जिसको हम लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहते हैं, ठीक है, जो कि इरेगुलर होती हैं और जो कि इरेगुलरली शेप्ड होती हैं, यानी कि वो ऐसा नहीं रेक्टेंगुलर या स्क्वायर या फिर ट्रायंगल शेप में, ऐसा नहीं है। लिथोस्फेरिक प्लेट्स कैसी भी शेप के हो सकते हैं, वो इरेगुलर हैं, ठीक है, जो कि ओशियन फ्लोर और कॉन्टिनेंट को कैरी करती हैं। हमारा कॉन्टिनेंट क्रस्ट ओशियन फ्लोर उन्हीं से बना हुआ है लिथोस्फेरिक प्लेट से। अब वोल्केनो क्या होता है? एक वोल्केनो की ये डेफिनेशन गिवन है कि एक वोल्केनो जो है वेंट क्या होता है? ओपनिंग, यानी कि एक वोल्केनो जो है वो एक ओपनिंग है अर्थ के क्रस्ट पे, जिससे मॉल्टन मैग्मा जो है मॉल्टन मटेरियल, यानी कि मॉल्टन मटेरियल यानी कि गर्म मटेरियल जो है, जो गर्म चीज़ है वो बाहर इरप्ट होती है, यानी कि बाहर जो है फूटती है एकदम अचानक से, ठीक है। ये देखो एक वोल्केनो का एक सुंदर सा डायग्राम आपको दिया हुआ है। ये क्या है? मैग्मा चेम्बर, यानी कि क्या है? मेंटल लेयर है, ठीक है, मेंटल लेयर है। ये है मैग्मा चेम्बर जहाँ पे मैग्मा है। ये जो है क्रस्ट है, ये जो आपका गिवन है ये मेंटल लेयर है। मेंटल लेयर के अंदर मैग्मा प्रेजेंट है, ये क्रस्ट लेयर है, ठीक है। अब यहाँ से जो ओपनिंग है ना, ये क्या है? ये ओपनिंग है, ठीक है। तो इधर से क्या है कि यहाँ से बाहर निकलेगा एंड इधर जाके फूटेगा, ठीक है। अब यहाँ से जो अब ये फूटा तो यहाँ पे जो बाहर आया ना मॉल्टन मैग्मा, तो इसका नाम बदल जाता है, लावा बन जाता है इसका नाम, ठीक है। अंदर जब रहता है इसको मैग्मा कहते हैं, जब बाहर फूट जाता है तो उसको लावा नाम दिया जाता है, ठीक है। ये वेंट है, ठीक है, मतलब एक ओपनिंग है इधर से, जहाँ से मैग्मा जो है मतलब जो मैग्मा है बाहर आता है गैसेस और ऐश के साथ, ठीक है। ऐश का मतलब जलने का जो मटेरियल होता है ना, काला काला, वो, ठीक है, गैसेस के साथ वो आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव, सिमिलरली जैसे जब लिथोस्फेरिक प्लेट जो है हिलती हैं, जो सरफेस है अर्थ का वाइब्रेट करता है। अभी आपको बता रहे हैं अर्थ को कैसे आता है, ठीक है। तो जब लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो है मूव करती हैं तो द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट्स, यानी कि जैसे जैसे लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो हैं वही हमारा ज़मीन जो है उसको बनाती हैं। तो जब वो हिलना शुरू हो जाती हैं तो अर्थ जो है वो वाइब्रेट करती है, हिलती है। जैसे आपका फ़ोन वाइब्रेट करता है वैसे अर्थ भी वाइब्रेट करती है। द वाइब्रेशन कैन ट्रैवल ऑल अराउंड द अर्थ, यानी कि जो वाइब्रेशन होती है पूरी की पूरी अर्थ पे फैल जाती हैं, ठीक है। दीज वाइब्रेशन आर कॉल्ड अर्थक्वेक्स, ठीक है। ये जो वाइब्रेशन है इनको अर्थक्वेक कहते हैं। अब आप सोच रहे होगे कि जब ये जो अर्थक्वेक की जो वाइब्रेशन है ये पूरी अर्थ पर फैलती है, तो जब एक जगह पे अर्थक्वेक आता है तो दूसरी जगह पर क्यों नहीं आता? वो पूरी अर्थ पर अर्थक्वेक क्यों नहीं आता? तो वो इसलिए होता है क्योंकि वो अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि फोकस से जो वाइब्रेशन निकलती है वो धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाते हैं। वो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, जहाँ पे मतलब द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट्स इज कॉल्ड द फोकस। ये फोकस का की डेफिनेशन है। फोकस क्या होता है ये डायग्राम में समझते हैं हम कि देखो जो क्रस्ट यानी कि अर्थ के जो अंदर का पार्ट है, जहाँ पे मूवमेंट जो है शुरू हुई है, यानी कि जहाँ पे लिथोस्फेरिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है, जहाँ से अर्थक्वेक की जड़ है, ठीक है, उसको कहते हैं फोकस, ठीक है। अर्थ के अंदर प्रेजेंट होता है वो, अर्थ के ऊपर नहीं, ठीक है।
तो ये जो फोकस है ये अर्थ के नीचे प्रेजेंट होता है, अर्थ के इंटीरियर में प्रेजेंट होता है एंड यहाँ से अर्थक्वेक बनना शुरू होता है, ठीक है। फोकस क्या होता है, दिस इज़ वेयर द अर्थक्वेक अकर्स, यानी कि ये वो जगह है जहाँ पे अर्थक्वेक जो है अकर्स, यानी कि अर्थक्वेक का ओरिजिन होता है यहाँ से, ठीक है, बनता है। इट इज़ द ओरिजिन ऑफ द सेस्मिक एनर्जी, यानी कि ये ओरिजिन होता है सेस्मिक एनर्जी का, यानी कि अर्थक्वेक का, ठीक है। द प्लेस ऑन द सर्फेस अबव द फोकस इज कॉल्ड द एपिसेंटर। अब ये जो फोकस है ये तो ज़मीन के अंदर प्रेजेंट होता है, पर फोकस के जस्ट ऊपर वाला जो ज़मीन का पोर्शन होता है वो होता है एपिसेंटर, ठीक है, एपिसेंटर कहते हैं उसको। ये एपिसेंटर की डेफिनेशन है, ठीक है। फोकस के जस्ट ऊपर वाला जो सरफेस होता है, जो ज़मीन होती है, उसको एपिसेंटर कहते हैं। वाइब्रेशंस ट्रैवल all outwards from the epicenter as waves. Greatest damage is usually closest to the epicenter and the strength of the earthquake decreases away from the center. अभी देखो वो आई मतलब मैं जो आपको लाइन समझाने वाली थी वो वाली लाइन आई, ठीक है। तो ये जो फोकस है, फोकस के ऊपर वाली जो ज़मीन होती है एकदम ऊपर वाली, उसको एपिसेंटर कहता है। अब एपिसेंटर जो है, एपिसेंटर पे अर्थक्वेक मतलब फोकस जो है, फोकस के ऊपर एपिसेंटर होता है। तो एपिसेंटर से ये जो वाइब्रेशन होती हैं वो दूर दूर फैलती हैं, ठीक है। अब जितनी दूर वेव्स जा रही हैं, यानी कि एपिसेंटर जो है, एपिसेंटर के एपिसेंटर पे सबसे ज़्यादा ग्रेट डैमेज नहीं होता है। एपिसेंटर के जो पास वाले एरियाज़ होते हैं यूजुअली वहाँ पे ज़्यादा अर्थक्वेक का डिस्ट्रक्शन कॉज करता है अर्थक्वेक, ठीक है। तो एपिसेंटर पे इतना नहीं होता, पर एपिसेंटर के जो यूजुअली पास वाली जगह होती है वहाँ पे ज़्यादा डैमेज होता है अर्थक्वेक की वजह से, ठीक है। अभी ये वाली जो वेव है, ठीक है, यहाँ पे जो लास्ट वाली वेव है, इधर क्या है, इधर पे सबसे कम डैमेज होगा, या फिर इधर तो फील ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अर्थक्वेक की जो एनर्जी है वो एपिसेंटर पे होती है एंड एपिसेंटर के पास वाले एरियाज पे होती है। जैसे जैसे वो दूर जाती है उसकी एनर्जी कम हो जाती है, ठीक है। अब आया समझ में कि पूरे अर्थ पे अगर वाइब्रेशंस फैलती हैं तो हर जगह पे डिस्ट्रक्शन इसलिए नहीं होती क्योंकि वाइब्रेशन जो है, वाइब्रेशन धीरे धीरे हो जाती है, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वाइब्रेशन की, उसकी जो पावर होती है वो धीरे धीरे बाहर जाते जाते कम हो जाती है, ठीक है, एपिसेंटर से दूर जाते जाते कम हो जाती है। प्लेट बाउंड्री, ठीक है, अब यहाँ पे आपको पूरा का पूरा डायग्राम बताया हुआ है। ये प्लेट बाउंड्री है, सेस्मिक एनर्जी मतलब सेस्मिक वेव्स जो है वो पूरे सारे डायरेक्शन में जो है फैलती है, एपिसेंटर, फोकस, से सारी चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। ऑल्दो अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, यानी कि अर्थक्वेक जो है हम उनको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वो कब आएंगे, बता नहीं सकते हम। द इम्पैक्ट कैन सर्टेनली बी मिनिमाइज इफ़ वी आर प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड, यानी कि हम ये तो नहीं बता सकते कि कौन सा अर्थक्वेक कब आएगा, पर हम प्रिकॉशंस ज़रूर ले सकते हैं। यानी कि हम हमारे हाथों में तो नहीं है ये चीज़, पर अगर हम प्रिडिक्ट मतलब द इम्पैक्ट कैन बी सर्टेनली मिनिमाइज, यानी कि उससे जो डिस्ट्रक्शन कॉज हो रही है, उससे जो लोग मरेंगे और उससे जो बिल्डिंग वगैरह टूटेंगी, उन चीज़ों को हम कम कर सकते हैं अगर हम प्रिकॉशंस ले तो, ठीक है। सम कॉमन अर्थक्वेक प्रिडिक्शन मेथड्स अडॉप्टेड लोकली बाय पीपल include studying animal behavior, fish in the pond get agitated, snakes come to the surface, यानी कि लोकल लोग जो हैं, यानी कि साइंटिफिक तरीके से नहीं, एकदम सिंपल लोकल लोग जो होता है, लोकल लोग जो है वो एकदम कॉमन जो अर्थक्वेक की प्रेडिक्शन होती है, यानी कि जो स्नैक्स जो हैं ज़मीन से निकलकर सरफेस पर आ जाते हैं अर्थ के, फिशेस जो है पॉन्ड्स में मतलब बहुत हलचल करने लग जाती हैं। तो इससे क्या है कि जो एनिमल्स होता है ना, मतलब कुछ एनिमल्स के पास ऐसे पावर मतलब एनिमल्स जो है ना, एनिमल्स के पास ऐसे कुछ एनिमल्स के पास ऐसे पावर होता है कि उनका पहले ही पता चल जाता है कि अर्थक्वेक आने वाला है, ठीक है, उनको पहले ही फील हो जाता है कि अर्थक्वेक जो है आने वाला है। जैसे स्नैक्स और फिश जो हैं, ठीक है, स्नैक्स और फिश जो है, स्नैक्स और फिश को ऑलरेडी ऐसा आभास हो जाता है कि अर्थक्वेक जो है आने वाला है, उनको कैसे ना कैसे फील हो जाता है वो, एंड जिसकी वजह से वो क्या है मतलब फिश जो है अपने जगह पे वो ऐसे अजीब सी मूवमेंट करने लग जाती हैं। जो स्नैक्स हैं वो अपने ज़मीन के अंदर के घरों से बाहर निकल के आ जाते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि अर्थक्वेक इधर आने वाला है, तो हमें बचना है, ठीक है, इसलिए। तो लोकल लोग जो हैं, जब वो लोकल लोग जो हैं, जो नॉर्मल लोग जो हैं, जब वो देखते हैं कि स्नैक्स और फिशेस ऐसी चीज़ें कर रही है, तो उनको पता चल जाता है कि अर्थक्वेक जो है वो इधर इस जगह पर आने वाला है, इसलिए फिर वो प्रिकॉशन ले लें, ठीक है। अर्थक्वेक केस स्टडी, अब ये देखो अर्थक्वेक हिट्स भुज, ये जो केस इधर आपको दिया हुआ है, जो केस स्टडी है, ये एक रियल केस हुआ था भुज में, ठीक है। अर्थक्वेक हिट्स भुज, यानी कि भुज में एक अर्थक्वेक आया था। भुज क्या है, गुजरात में एक जगह है, ठीक है। तो अर्थक्वेक भुज में जो आया था उसके बारे में इधर केस स्टडी है। अ मैसिव अर्थक्वेक measuring 6.9 और रिचर स्केल हिट्स भुज ऑन 26 जनवरी 2001। अब ये देखो कि भुज, ठीक है, तो भुज में जो अर्थक्वेक आया था वो 6.9 के रिचर स्केल पे था। रिचर स्केल क्या होता है वो हम इधर देखते हैं।
इधर आपको डिड यू नो में दिया हुआ है। एक अर्थक्वेक जो है इज मेजर्ड व्हेन एक अर्थक्वेक की जो स्ट्रेंथ है वो मेजर करी जाती है एक मशीन से कॉल्ड सेस्मोग्राफ, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिचर स्केल, यानी कि अर्थक्वेक कितना स्ट्रांग है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो मेजर करा जाता है एक रिचर स्केल पे, ठीक है। एक अर्थक्वेक जो कि 2.1 आएगा रिचर स्केल पे या फिर 2.0 आएगा रिचर स्केल पे एक अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड होगा, या फिर 2.0 से नीचे आएगा तो वो बहुत छोटा सा फील होगा, यानी कि छोटा मोटा अर्थक्वेक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। एंड अर्थक्वेक ओवर 5 कैन कॉज डैमेज फ्रॉम थिंग्स फॉलिंग, यानी कि एक अर्थक्वेक जो कि 5 से ऊपर या 5 तक है तो वो क्या है, उससे क्या होगा, वो डैमेज कॉज कर सकता है पर उससे बस चीज़ें जो हैं वो गिरेंगी, ठीक है। और एक 6 या फिर हायर मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक जो है, यानी कि अगर रिचर स्केल पे एक अर्थक्वेक 6 या फिर उससे हाई आया तो क्या होगा, इज़ वेरी स्ट्रांग, यानी कि वो बहुत ज़्यादा तगड़े वाला होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग अर्थक्वेक होता है, ठीक है। और 7 इज़ क्लासिफाइड एज अ मेजर अर्थक्वेक, और अगर 7 आ गया अर्थक्वेक तो खलास, ठीक है, मतलब सबसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक होता है, ठीक है। यहाँ पे एक सेस्मोग्राफी है, देखो सेस्मोग्राफ है ये, ठीक है। इससे क्या होता है, अर्थक्वेक जो है, अर्थक्वेक की स्ट्रेंथ जो है मेजर करी जाती है, ठीक है, और मैग्नीट्यूड रिचर स्केल पे, ठीक है। अभी देखते हैं कि यहाँ भुज में जो अर्थक्वेक आया था वो कितना था, 6.9 था रिचर स्केल पे, यानी कि बस 0.1 की कमी थी 7 होने में। और 7 हमने क्या पढ़ा, 7 हमने पढ़ा इज़ अ मेजर अर्थक्वेक, ठीक है। तो आप समझ लो कि भुज में जो अर्थक्वेक आया था वो सब बहुत ज़्यादा बड़ा अर्थक्वेक था, ठीक है, छोटा मोटा मत समझना, बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था। कब आया था, 26 जनवरी, ठीक है। 26 जनवरी कौन सा डे होता है, ये रिपब्लिक डे पे आया था, ठीक है। 26 जनवरी 2001 रिपब्लिक डे पे आया था ये अर्थक्वेक, ठीक है। स्कूल वर्स्ट इफेक्टेड, यानी कि स्कूल्स जो हैं वो सबसे बुरी तरीके से उन पर इफेक्ट आया था। एटलीस्ट 971 स्टूडेंट्स और 31 टीचर्स जो थे फियर टू हैव लॉस देयर लाइफ, यानी कि उनको अपनी ज़िंदगी जो थी, ज़िंदगी उनकी ख़त्म हो गई, यानी कि 971 स्टूडेंट्स और 31 टीचर्स जो थे उन्होंने अपनी ज़िंदगी को खो दिया, वो मर गए। और फॉलोइंग द कोलैप्स ऑफ स्कूल बिल्डिंग, कोलैप्स हो गई थी स्कूल बिल्डिंग, यानी कि स्कूल बिल्डिंग जो थी वो गिर गई थी, ठीक है, इसलिए मर गए थे वो। भुज रिलीफ इफेक्ट ब्लाइटेड, यानी कि भुज जो फिर उसने क्या किया एफर्ट्स लगाए। 3 days आफ्टर द क्विक कंसर्न रोज अबाउट फूड ब्लैंकेट्स एंड मेडिसिनल सप्लाईज नॉट रीचिंग एवरीवन, ठीक है। इधर क्या है कि 3 दिन बाद अर्थक्वेक के कंसर्न रोज, यानी कि कंसर्न जो था, यानी कि लोगों की चिंता जो थी बढ़ी। क्यों बढ़ी, क्योंकि खाने की कमी होने लगी, ब्लैंकेट्स चाहिए थे लोगों को, मेडिसिनल सप्लाईज चाहिए थी, दवाइयाँ वगैरह चाहिए थी, और वो सबको नहीं पहुँच रही थी, ठीक है। डिस्ट्रक्शन ऑफ भुज, यानी कि कितने डिस्ट्रक्शन हुई भुज में। फ़ोन की जो लाइन्स थी, यानी कि टेलीफोन लाइन वगैरह जो फ़ोन की लाइन्स थी, पानी की पाइपलाइन, पावर स्टेशंस, ट्रांसमिशन लाइन्स जो थी वो नॉकआउट हो गई, ठीक है। फायर इन दी सिटी, मतलब कि उस भुज जो था, भुज में आग भी लगी। हंड्रेड्स ऑफ फायर स्टार्टेड एज चारकोल कुकर्स ओवरटर्न्ड, यानी कि बहुत सी हंड्रेड्स ऑफ फायर, यानी कि बहुत जगह जो थी आग लगी। क्यों, क्योंकि चारकोल कुकर्स जो थे, चारकोल और जो कुकर्स जो थे वो ओवरटर्न, ठीक है। कुकर्स जैसी चीज़ें और जो चारकोल था उसके जलने की वजह से अर्थक्वेक जब आया तो उनके जलने की वजह से क्या हुआ, बहुत सी आगे लगी, ठीक है। इमरजेंसी डिक्लेयर्ड इन क्विक जोन, यानी कि जो क्विक जोन था, यानी कि भुज जो था जहाँ पे अर्थक्वेक आया था उस जोन में क्या हुआ, इमरजेंसी डिक्लेयर करी गई। द प्रेसिडेंट डिक्लेयर्स अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी, यानी कि जो प्रेसिडेंट है उन्होंने बताया कि एक इमरजेंसी है, ठीक है। सीएम्स अपील टू दी सेंटर, सीएम की क्या अपील थी सेंटर तक, सेंटर से गुजरात अपील्स फॉर फाइनेंशियल हेल्प, यानी कि जो भुज जो जगह है वो गुजरात में है, तो जो सीएम थे गुजरात के उन्होंने क्या किया, गुजरात अपील्स फॉर फाइनेंशियल हेल्प, यानी कि पैसे की हेल्प मांग रहा है गुजरात। द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात हैज़ लॉन्च एन अपील फॉर द सेंटर टू डील विद द डिज़ास्टर, यानी कि जो गुजरात के जो सीएम हैं उन्होंने डिक्लेयर किया कि हमें फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, यानी कि हमें पैसे की ज़रूरत है, पैसा चाहिए हमें। दी चीफ मिनिस्टर, जो चीफ मिनिस्टर थे, जो सीएम थे गुजरात के, उन्होंने लॉन्च किया एक अपील सेंटर तक टू डील विद द डिज़ास्टर, यानी कि उन्होंने सेंटर को बोला कि वो इस डिज़ास्टर से जो ये सारी चीज़ें हुई हैं उसके साथ डील करे, ठीक है। ये क्या है, अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस, ठीक है, यानी कि अर्थक्वेक तो हम बता नहीं सकते कब आएगा, पर प्रिकॉशंस क्या ले सकते हैं,
अर्थक्वेक जब आए तो आपको क्या करना चाहिए, वेयर टू टेक शेल्टर ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, यानी कि एक अर्थक्वेक जो है जब वो आए तो आपको क्या करना चाहिए, आपको कहाँ पे शेल्टर लेना चाहिए। सेफ स्पॉट क्या है, एक किचन काउंटर के नीचे छुप जाओ, टेबल या डेस्क के नीचे छुप जाओ, ठीक है, या फिर एक कॉर्नर में जाके छुप जाओ, जो जहाँ पे 2 वॉल ऐसे मिलती है ना, तो उस कॉर्नर में जाके छुप जाओ, तो अब क्या होगा, बच सकते हो आप, वो सेफ स्पॉट है, ठीक है। स्टे अवे फ्रॉम, यानी कि आपको किन किन चीज़ों से दूर रहना है, फायर प्लेसेस से दूर रहना है, जहाँ पे आग वगैरह जलती है, चिमनी वगैरह या गैस स्टोव वगैरह जो चीज़ें हैं उनसे दूर रहो, ठीक है, क्योंकि वो अर्थक्वेक की वजह से गिर जाए तो आग लग सकती है, ठीक है। तो फायर प्लेसेस से दूर रहो, एरियाज अराउंड चिमनी, यानी कि चिमनी के आसपास की जगहों से दूर रहो, विंडोज़ दैट शैटर इंक्लूडिंग मिरर्स एंड पिक्चर फ्रेम्स, यानी कि विंडोज़ जो कि खुल बंद होती है, यानी कि जब आंधी आती है तो ऐसा होता है ना कि शैटर होती है विंडोज़, यानी कि जो ऐसे फट होती हैं, यानी कि विंड की वजह से क्या होता है वो बंद खुल होने लग जाती है उसकी वजह से, तो उन विंडो से दूर रहो जो कि शैटर करती है, मिरर्स और पिक्चर फ्रेम से भी दूर रहो, ठीक है। बी प्रिपेयर्ड, यानी कि बी प्रिपेयर्ड का क्या मतलब है कि प्रिपेयर्ड रहो, स्प्रेड अवेयरनेस अमंग योर फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स एंड फेस एनी डिजास्टर कॉन्फिडेंटली, यानी कि आपको डरना नहीं है, हर डिजास्टर के लिए अवेयरनेस जगानी है, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को बताना है कि कहाँ कहाँ सेफ स्पॉट लेना है, कहाँ कहाँ नहीं, तुम्हें ये चीज़ें करनी है नहीं, और क्या करना है, डरना नहीं है, आपको हर एक डिज़ास्टर को कॉन्फिडेंटली फेस करना है, ठीक है। मेजर लैंड फॉर्म्स जो है वो हम इसके नेक्स्ट पार्ट से कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको अभी की वाली जो वीडियो है अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।